नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। इस फ़रवरी के अंतिम हफ्ते मैं दुबई में हूँगा। जो मुझे दुबई में मिलना चाहें, 24th और 25th ऑफ फ़रवरी में मैं दुबई में इवेंट करने वाला हूँ। जो भी दुबई, अबू धाबी, शारजा और अन्य एमिरेट्स में हैं और मुझे मिलना चाहते हैं, वो मुझे मिल सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है और एक गूगल फॉर्म है। उसको इस्तेमाल कीजिए मैं और फिल इन कीजिए। मेरे टीम आपसे संपर्क करेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में बहुत सारे खबर हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला न्यूज़ ये है कि जेरोम पॉल ने 60 मिनट्स सीबीएस टेलीविजन स्टेशन को एक इंटरव्यू दिया। उसको ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने से यह साफ हो रही है कि मार्च में कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगी। तो इंटरेस्ट रेट कटौती मई या जून में ही शुरू होने की संभावना है। अभी इस इंटरेस्ट रेट में कोई कटौती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो जॉब रिपोर्ट्स आए हैं उन्होंने बहुत स्ट्रांग नंबर्स आए हैं। सो इसमें अमेरिकन इकोनॉमी कूल डाउन होने की कोई संकेत नहीं है और ग्रोथ वेरी स्ट्रांग है। सो इस रेट को मुंह पर ही मेंटेन किया जाएगा, वैसा ही लगता है हमें। और जेरोम पॉल ने वही बात दोहराई। तो इसके रिएक्शन में जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म यील्ड्स, वो 4.09 से उठकर 4.12 तक पहुंच गई है। और लगता है मई का कट्स में जून का जो कट्स एक्सपेक्टेशन था, जो 100% था, अब 88% में आ गया। तो 12% लोग बोल रहे हैं कि मई जून में भी रेट कट्स नहीं आएगी। मुझे पता नहीं क्या होगा। ये न्यूज़ में अभी ये न्यूज़ है कि कल इसके कारण मार्केट में खूब गिरावट आई। यील्ड ऊपर गई तो मार्केट नीचे आने लाजमी है। तो S&P 500, डाउ सब नीचे आई थी। इसमें हम 3 कंपनी के बारे में आज विश्लेषण करेंगे। अल्फाबेट में उतना बढ़ोतरी नहीं आई, फिर से भी कटौती तो आई है और गिरी है, शेयर्स गिरी है अल्फाबेट का। जब हमने कंसिडर करने के लिए आपको बोला तो रेट बहुत कम था, उससे ऊपर है अभी भी। लेकिन जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अल्फाबेट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इन रिलेशन टू अल्फा, इन रिलेशन टू मेटा एंड अदर स्टॉक्स, मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। टेस्ला का भाग्य अच्छा नहीं है और गिर रहा है। मस्क का जो $55 बिलियन पे पैकेट है, उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी। तो टेस्ला का भाग्य इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ईवी सेल्स कम होती ही जा रहे हैं। लोग को चार्जिंग स्टेशन के बारे में बहुत आशंकाएं हैं। क्या इतना चार्जिंग स्टेशंस होगा? क्या चार्जिंग पॉइंट्स होगा? क्या हम लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव कर सकते हैं? तो डिमांड हाइब्रिड के जरूरत जा रही है। और टोयोटा, जिसको हमने कंसिडर किया है, वो सबसे बड़ा हाइब्रिड कार कंपनी है। तो टोयोटा के लिए भी अच्छा खबर है, टेस्ला के लिए बुरा खबर। तीसरा कंपनी जो मैं बात करने वाला हूँ वो है नोवो नॉर्डिस्क। नोवो नॉर्डिस्क का बहुत अच्छा रिजल्ट आया और यूरोप में भी वो वीगोई का जो एंटी ओबेसिटी ड्रग है उसका सेल्स बहुत अच्छा हो रहा है। अभी यूरोप में इंश्योरेंस ने उसको को सैंक्शन नहीं किया, फिर भी लोग अपने पैसा डाल के उसको खरीद कर यूज कर रहे हैं। बहुत सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट उसको मिली है। जिन्होंने यूज किया है उनको 15% तक वेट में रिडक्शन आई है। तो बहुत डिमांड है। अमेरिका में इंश्योरेंस अप्रूव कर चुकी है, यूएई और गल्फ में भी इंश्योरेंस अप्रूव कर चुकी है या करने वाली है। और यूरोप में प्राइवेट पार्टी परचेस के लिए सेल्स हो रहा है। अभी ये इंडिया, चीन जैसा बड़े मार्केट में एंट्री नहीं है। अगर एंट्री आएगा तो इधर भी बहुत अच्छा सेल्स होने का चांसेस है। अभी न्यूज़ आया है कि एक बड़े ड्रग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को नोवो नॉर्डिस्क ने आउटराइट खरीद लिया, इंक्लूडिंग डेट। क्यों खरीदा? क्योंकि डिमांड इतना बढ़ गया, वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड को मीट करने के लिए इस नया प्लांट को उन्होंने खरीद लिया। तो जब जब इंटरनेशनल मार्केट में करेक्शंस हैं, नोवो इस हाई लेवल से गिरती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इसी प्राइस से शुरुआत कर सकते हो। हर $2-3 गिरावट में
एक या दो पीस ले सकते हो। तो ये तो अच्छा खबर इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरा जो न्यूज में बोलना वाला था वो अच्छी खबर नहीं है। बोइंग में बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उन रेगुलेटर ने उनको, एयर रेगुलेटर ने उनको और इंस्पेक्शन के लिए बोला है और नया डिलीवरीज पर थोड़ी सी रोक लगाई है। आपको पता होगा कि अलास्का एयरलाइंस में लेटेस्ट प्रॉब्लम आया था और सभी जगह में बोइंग में प्रॉब्लम है। इंडिया में तो जियो गो फर्स्ट में प्रैट एंड विटनी इंजन्स के कारण प्रॉब्लम बढ़ गई है। दूसरा, एयर अलास्का में मिड एयर में डोर खोलनी, वो भी प्रॉब्लम है। 737 मैक्स में तो अनेक प्रॉब्लम्स हैं। इस सब का प्रॉब्लम्स क्यों है कि क्योंकि उनका ओरिजिनल प्लांट बोइंग का सियाटल में था। सियाटल में यूनियन बहुत स्ट्रांग हो गया, उन्होंने प्रॉब्लम की, तो उन्होंने इसको साउथ कैरोलिना में तब्दील कर दी प्लांट को और यूनियन को खत्म किया। लेकिन जो नॉर्थ कैरोलिना में, साउथ कैरोलिना में आदमी लोग थे, वो इतना अनुभवी नहीं थे, तो उन्होंने बहुत सारी गलती की। इन गलतियों के कारण ही बोइंग का प्रॉब्लम है। इन सब का कारण क्यों है कि जो मैनेजमेंट थी वो सेफ्टी और प्रोडक्ट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना बंद कर दिया, फिर सेफ्टी और क्वालिटी के बारे में सोचना बंद किया और कॉस्ट कटिंग में इंटरेस्ट दिखी, क्योंकि वो इन्वेस्टर को खुश देखना चाहते थे। लेकिन इन्वेस्टर को खुशी रख मकसद से उन्होंने क्वालिटी छोड़ दी और क्वालिटी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो गया। आज बोइंग और एयरबस के बीच जो गैप है वो गैप बढ़ता जा रहा है। सिर्फ बोइंग की इन्वेस्टर के लिए खराब न्यूज नहीं है, सारे दुनिया के लिए खराब न्यूज है, क्योंकि बड़ी एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चर करने में सिर्फ दो प्लेयर्स हैं, एक एयरबस और दूसरा बोइंग। अभी डिमांड तो बहुत बढ़ रही है इंडिया और चाइना में। तो इंडिया में 1000 प्लेन की डिमांड है और प्लेन्स की डिमांड होने का चांसेस ब्राइट हैं। तो अगर बोइंग को ग्राउंड किया जाएगा, सब ऑर्डर्स एयरबस के पास जाएंगे। इसका दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक उन्होंने वो प्राइस बढ़ा सकते हैं और मार्जिन कमाने के लिए। दूसरा, जो डिलीवरी उनका एक नया प्लांट ओवरनाइट नहीं बन सकता, तो उनको देरी होगी एक नया प्लांट तैयार करने में। उसी कारण डिलीवरीज नहीं आएंगे, सो एयरलाइंस फ्लाइट नहीं फ्लाई कर पाएंगे। जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस को इनफ प्लेन्स नहीं है, वो शॉर्ट टर्म रूट्स चेन्नई से नहीं करते हैं। चेन्नई टू कोयम्बटूर में सिर्फ एक फ्लाइट है एयर इंडिया का, चेन्नई ट्रिची में कोई फ्लाइट नहीं है, चेन्नई मदुरई में कोई फ्लाइट नहीं है। ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंस में वो compete नहीं कर पाएंगे। तो अगर एयरलाइंस बोइंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो वर्ल्ड सिटीजन्स का प्रॉब्लम बड़ा होगा। तो एक नया चीफ जो आता है उसको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ यूनियन को खत्म करने के लिए ऐसे स्टेप्स नहीं लेने चाहिए जो एक्सपीरियंस लेबर को छोड़ के यूनियनिज्म के कारण इनएक्सपीरियंस लेबर पे रिलाई करें। टाटा केमिकल्स की रिजल्ट आई, बहुत बुरी रिजल्ट्स थी और इस रिजल्ट्स के कारण प्राइस कम हुई है। आप इसको कंसिडर कर सकते हो। टाटा पावर बहुत एक्सपेंसिव है, हीरे की सुई है, इसको अवॉइड कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में न्यूज आई है, गोल्ड लोन में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। एम्प्लॉइज खुद अपने पैसे लगा के या बैंक के सस्पेंस अकाउंट से पैसा निकाल के अपने दोस्त के अकाउंट खुलवाए, एक दिन के लिए गोल्ड लोन रखा और क्लोज कर दिया। तो ये सब सच्चे बिजनेस नहीं थे। सो थर्ड पार्टी ऑडिट ने 1228 सच्चे अकाउंट पकड़े हैं जिनमें गोल्ड लोन डिस्पर्स किया गया बिना गोल्ड सिक्योरिटी की। बैंक मैनेजर ने उस पर लीन लगाया, एक दिन के लिए पैसा डिलीवर किया, अकाउंट बुक किया और एक ही दिन में उसको वापस ले लिया। तो ये थर्ड पार्टी ऑडिटर ने ऑडिट करते समय इसको पकड़ लिया और न्यूज बाहर आ गया। इसी कारण मैं बोलता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा एक साल में ये सेकंड इंसिडेंट है। एक तो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आई थी, ये दूसरा प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई वर्कर काम नहीं करेगा, तो इसको अवॉइड करें। जो अच्छा करता है वो सिर्फ नेचुरल मोनोपोली में जो है वही अच्छा करता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये टेम्पटेशन है कि वो रेवेन्यू के ग्रिड में वो मोनोपोली क्लोज कर सकती है, तो इन्वेस्टर को नुकसान होगा। तो आप छोटे से प्रॉफिट के लिए और एक या दो कंपनी के हुए प्रॉफिट के लिए अपना पैसा पब्लिक सेक्टर कंपनीज में निवेश मत कीजिए। तो अपना सावधान रखिए,
सब्र रखिए। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।